नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा। हमारे साथ स्टूडियो में चारों मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का। खबरें आज बहुत सारी और बहुत बड़ी खबरें हैं और शुरुआत करते हैं उस खबर से जिससे लाखों लाख बच्चे और उनके परिवार जुड़े हुए हैं और परेशान हो रहे हैं। नीट का एग्जाम जिसमें बार बार गड़बड़ी हो रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और इस बार जो पेपर लीक हुआ, अब उसके बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। अगले साल से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी, यानी पेपर पेंसिल टेस्ट की ओएमआर शीट की बजाय अब कंप्यूटर से एग्जाम दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग प्रक्रिया के तहत इसकी परीक्षा होगी, जैसे बाकी और कई इम्तिहान कराए जाते हैं। इस बात का ऐलान आज देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। शिक्षा मंत्री आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि एग्जाम को कैंसिल क्यों करना पड़ा था। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी गलत कैंडिडेट सिलेक्ट होकर के जाए, परीक्षा उत्तीर्ण करके जाए, इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी से ये फैसला किया गया कि कैंसिल कर दी जाए परीक्षा। अब नई तिथि भी आ गई है। अब नीट की अगली जो री एग्जाम होगा वो 21 जून को कराया जाएगा। आज एजुकेशन मिनिस्टर ने यह भी बताया कि 7 मई को गड़बड़ी का पता चला था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये एग्जाम कराती है उसने सरकार को बताया था और फिर 12 मई को एग्जाम को रद्द करने का आखिरकार फैसला ले लिया गया। शिक्षा मंत्री ने खुद अनाउंस किया कि 21 जून को अब दोबारा परीक्षा होगी और उसमें सभी अभ्यर्थियों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। मतलब ये 2 बजे शुरू होकर के अब 5:15 बजे तक चलेगी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी बच्चे हैं जो एग्जाम देंगे वो अपनी पसंद का शहर चुन सकते हैं जहां उनका सेंटर रखा जाएगा। ये भी सुविधा इस बार दी गई है, क्योंकि आमतौर पर सेंटर्स रखे जाते हैं वो एनटीए तय करता था, उसमें कई सेंटर्स बहुत दूर दूर भी पड़ते थे। अब चूंकि दोबारा एग्जाम करवाया जा रहा है तो इसमें ये एक सहूलियत दी जा रही है कि वो शहर चुन सकते हैं कि हमको हमारे नज़दीक ये शहर है, यहाँ हम अपना पेपर देना चाहते हैं। तो आज इस खबर की हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हमने आपको प्रोग्राम में बताया था 2024 में जब गड़बड़ी पाई गई थी नीट के एग्जाम में, उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनी थी जिसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन जो थे उसके अध्यक्ष थे और उसमें ठीक यही सिफारिश की गई थी कि इसको पेपर पेंसिल टेस्ट की बजाय, मतलब फिजिकल ओएमआर शीट की बजाय इसको ऑनलाइन टेस्ट बना दिया जाए, तभी पेपर लीक की घटनाएं रुक सकती हैं। और शिक्षा मंत्री ने आज बड़ी डिटेल में बताया कि कहां कहां बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्होंने कहा इतने लोग जुड़े होते हैं इसके अंदर और एक माफिया है इसके पीछे जो ताक में बैठा रहता है कि किसी भी तरीके से, लालच से, गड़बड़ी से कहीं से भी पेपर आउट करा दिया जाए। उस तक पहुंचने की भी सारी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन पहले आप देखिए शिक्षा मंत्री ने जो ऐलान किया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इस बार से और क्या क्या परिवर्तन होंगे। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं, वो भी वहाँ भी चुनौती है। लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज है। धर्मेंद्र प्रधान ने उनको आप सुन रहे थे। अब जो ये एनटीए है, देखिए मूल पर जाना पड़ेगा। जो संस्था एग्जाम कराती है जिम्मेदारी तो उसकी है, तो वो एनटीए में क्या सुधार किया जाएगा, ये खुद आज शिक्षा मंत्री ने माना। हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा एनटीए 0 एरर हो इस दिशा में काम करेगा। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि 21 जून को जो दोबारा एग्जाम लिया जाएगा उसके लिए 14 जून तक सभी बच्चों को एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को जो एग्जाम फीस उनसे ली गई थी वो उनको रिफंड की जाएगी और इस री एग्जाम के लिए अब कोई दोबारा फीस भी उनसे नहीं ली जाएगी। एनटीए अपने खर्चे पर दोबारा इम्तिहान कंडक्ट करेगा। साथ ही छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत भी नहीं होगी। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में 0 एरर हो, 0 एरर हो, ये हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। फिर हम एक बार विद्यार्थियों को
अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं। ये विंडो खुला रहेगा। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस खबर पर हम लोग बात करें, अभी एक ताजा तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखा देते हैं। यूएई पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के शासक से उनकी बातचीत चल रही है। पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां आई, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की, जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्य रूप में संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपस से सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई थी। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर आपके आत्मीयता भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार।
तो ये यूएई के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले यूएई पहुंचे और बहुत अहम दौरा है उनका। इसमें खास तौर पर हमारी ऊर्जा जरूरतों को लेकर के कुछ अहम करार होने जा रहे हैं। और आपने देखा ही कि प्रधानमंत्री ने जो बातें वहां उनके सामने कही, उससे दिखता है कि ये विजिट और यूएई के साथ हमारा जो संबंध है वो इस वक्त कितना महत्वपूर्ण है। खास तौर पर दो बातें सर हम कल से सुन रहे हैं इस विजिट से जो हासिल करना, मतलब जो होना चाहिए होने वाला है। एक तो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं उसको लेकर के कोई करार हो सकता है कि भाई और बड़े रिजर्व्स होने चाहिए, और एलपीजी को लेकर के खास तौर पर कोई एमओयू हो सकता है। यूएई को लेकर तो हमारा एलपीजी से सीधा का सीधा एक कॉन्ट्रैक्ट है और एलपीजी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा यूएई के साथ है और ये महत्वपूर्ण है। खासतौर से जिस तरह का संकट अभी इस समय तेल का और गैस का चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री की जो 5 देशों की यात्रा है उसमें सबसे पहले यूएई पहुंचकर ये जो तेल पर और गैस पर खासतौर से एलपीजी को लेकर जो बात की गई है, मुझे लगता है यदि और जैसे हमारे रिश्ते एक तरह से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप यूएई के साथ है, उसमें बहुत मुश्किल नहीं होगी। और खासतौर से जब संकट हो तो दोस्तों को याद करना ही चाहिए। और वो एक तस्वीर आई ना, वो तस्वीर भी दिखा दीजिए एक बार। उनके फाइटर जेट्स ने F-16 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया प्रधानमंत्री के जहाज को जब वो यूएई के एयर स्पेस में उनको रेस्पेक्ट, ये भी हाँ, ये रिस्पेक्ट का तरीका है, आप आदर दिखाते हैं। तो इससे एक रिलेशनशिप की वो पता पड़ती ना, ताकत भी पता पड़ती है कि आप कैसे किसको समझ रहे हैं। केवल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को या भारत को कोई जरूरत के हिसाब से वो रिश्ते में वहां जा रहे हैं और उस मीटिंग को कर रहे हैं, और उसका मतलब ये नहीं कि कोई सिक्योरिटी का मसला, वो रेस्पेक्ट का मसला है कि स्ट्रेटेजिक तौर पे आप प्रधानमंत्री को और भारत को कैसे देख रहे हैं। दो बातें सर, एक तो हमारी ऊर्जा जरूरतें जो है वो यूएई से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा डायस्पोरा जो है गल्फ का, वो वहीं रहता है, यूएई में रहता है। 42 लाख के आसपास, 40 लाख से ज्यादा 40 लाख से ज्यादा भारतीय वहां पर रहते हैं। और आपने ये भी देखा, जो प्रधानमंत्री बात कर रहे थे तो उनकी भी बातों में भी एक रिस्पेक्ट था उनके लिए। बार बार जैसे उन्होंने ब्रदर शब्द का भी इस्तेमाल किया, और उन्होंने यूएई पर ईरान के हमलों का बड़ा जोरदार तरीके से उन्होंने निंदा की है। 2-3 बार कहा कि यूएई को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है वो गलत है, यूएई पर हमले पूरी तरीके से निंदनीय है। ईरान का नाम उन्होंने नहीं लिया, ठीक है, ये भी डिप्लोमेसी का पार्ट होता है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री तो इस वक्त भारत में है। ब्रिक्स चल रहा है, आप सोचिए, ब्रिक्स का समिट चल रहा है, ईरान का विदेश मंत्री भारत में है, कल उनकी मुलाकात हुई है। अब भारत का प्रधानमंत्री यूएई में और वहां जाके ईरान के हमलों की निंदा कर रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भारत में के अंदर ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है विदेश मंत्रियों की, और जो है ईरान के विदेश मंत्री यहाँ आए हुए हैं, ऐसी स्थिति में यूएई यदि प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग भी है। और प्रधानमंत्री ने किंतु परंतु इसमें नहीं किया है। बहुत साफ शब्दों में उन्होंने निंदा करते हुए कहा, ईरान का नाम नहीं लिया, लेकिन ईरान की उन्होंने निंदा की है कि यूएई को टारगेट जो बनाया गया, बता दिया हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और आपने सही कहा, उसका कारण बहुत साफ है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ है। सऊदी अरब और यूएई में नहीं बनता है। ईरान और सऊदी अरब और यूएई दोनों के खिलाफ ईरान है। ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो इस पूरे नेक्सस को ध्यान में रखते हुए लगता है कि मिडिल ईस्ट में एक ऐसा हमको साझेदार मिला है जो बहुत ताकतवर है, जो अमेरिका के करीब भी है, बहुत आर्थिक तौर पर संपन्न भी है, जो हमारी ऊर्जा की जरूरतें हैं उसे पूरा करता है। अभी जो हम एलपीजी लेते हैं उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो संभवतः कतर का है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री एक अल्टरनेटिव के तौर पर वो देख रहे हैं कि वहां से यदि हमको मिल जाता है, और भंडारण की जो क्षमता होगी डेवलप करना है, उसकी टेक्नोलॉजी तो उनके पास भी होगी, तो बेहतर तरीके से हम कैसे भंडारण की क्षमता, क्या यूएई के सहारे कोई और विकल्प तलाशा जाएगा। जैसे सऊदी अरब ने अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके लिए उसने पाइप के सहारे अपना ये किया है, और उसके सबसे बड़ी जो कंपनी है, हाँ, तो क्या कहीं यूएई के साथ इस मुद्दे पर भी बात चल रही है या नहीं चल रही है। बट एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है इसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री यूरोप की, उनकी जहाज जो है वो यूरोप सीधे भी लैंड कर सकता था, लेकिन बीच रास्ते में उतरा है, तो इसका एक गंभीर सर एक चीज और, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। तो वो मदद किस रूप में प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं? भाई वो यूएई एक सक्षम देश है, वो ईरान जैसा देश नहीं है जिसको इस वक्त मेडिकल एड की भी जरूरत है, खाने पीने की भी जरूरत है, वैसा देश नहीं है। दो चीजें, यूएई को तो केवल अब एक अखबार में बहुत बड़ी खबर आई है कि ये जब युद्ध चल रहा था इसके बीच में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का सीक्रेट विजिट हुआ था वहां पे, इन्होंने लेकिन उसको डिनाई किया है।
अब इनके मीडिया ने डिनाई इनके किया, मीडिया ने लेकिन deny वो करना आप ठीक कह रहे हैं, वो सच्चा प्राइम है। मिनिस्टर ऑफ इजराइल के ऑफिशियल हैंडल से बताया। ऑफिशियल हैंडल से उसका आया official है। handle दूसरी बात, क्या भारत वो टेक्नोलॉजी देगा यूएई को जो उसके डिफेंस के लिए आवश्यक है? ठीक है सर। क्या अग्नि का कोई वर्जन इनको दिया जा सकता है? क्या ब्रह्मोस का वर्जन दिया जा सकता है? क्या जो अपना जो प्रोटेक्शन के अंदर जो defense की जो हमारे जो डिफेंस सिस्टम है जो अपना है, स्वदेशी है, वो S-400 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाई हुई ये डिफेंस सिस्टम है जो बहुत ही कारगर साबित हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या उस टेक्नोलॉजी को ठीक है भारत सर, शेयर एक करेगा? इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताता हूं। देखिए कैसे चलती है डिप्लोमेसी। ईरान का विदेश मंत्री यहां है, भारत का प्रधानमंत्री यूएई में, दोनों देश युद्ध कर रहे हैं आपस में, और ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से कराई जा रही है, हुई है भारत अजीत डोभाल साहब की मुलाकात, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब। सर क्या त्रिपाठी जी इस विजिट की इंपॉर्टेंस और जो आपने सुना प्रधानमंत्री को? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो वेस्ट एशिया है उसमें भारत अपने जो नट बोल्ट है वो दुरुस्त करना चाहता है। हम आज क्या डील करेंगे वो मतलब इससे समझ में ज़्यादा आएगा कि पिछले 3 सालों में 2022 से ये क्रम शुरू हुआ है, 22, 23, 24 और यहाँ तक कि इस 26 की जनवरी में भी हमने $3 बिलियन की एलएनजी की डील की है, हमने उनसे तेल की डील की है। हमारा वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर भी हो गया है। यानी अगर इसको एक तरह से देखें तो रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में हमारा एक बड़ा मजबूत सहयोगी वो बना है। आज जो होगा वो उसी का एक्सटेंशन होगा, नंबर 1। दूसरा, इस समय में वहां जो ईरान ने हमले किए थे उसका एक तरह से कहें कि उन हमलों का विरोध करने के लिए भारत वहां खड़ा है, ईरान का विरोध करने के लिए नहीं खड़ा। ये दोनों बड़ी बारीक लाइन है, लेकिन ये है, और शायद इसीलिए यहां पे वो सैयद अब्बास अरागची आए हुए हैं ब्रिक्स की मीटिंग में, तो उनके साथ भारत उस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में है, क्योंकि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज हमारे वैसे जितने फंसे हुए थे वो सब आ गए। जो लोग पूछ रहे थे ना कि पूरे कब आएंगे, तो उन सबको ये जानकारी लोग पूछ रहे थे ना कि कब आएंगे। एक जहाज हमारा डूबा भी है, तो सारे उसको तो बचा लिया, उसके 14 क्रू मेंबर को जी, तो ओमान के कोस्ट गार्ड ने बचाया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो भारत की रणनीति के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसको यूं भी देखा जाना चाहिए कि अगर ये जो एक अभी सीज फायर है, युद्ध विराम है, वो पूरी तरह से शांति की तरफ जाएगा, तो पश्चिमी एशिया में जिस तरह के हालात होंगे उसमें भारत की भूमिका क्या होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस भूमिका को और मजबूत करने इस पर हम लोग और बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी हैं, ट्रंप वहां है शी जिनपिंग के सामने, और दुनिया भर को जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं शी जिनपिंग के सामने, घिग्गी बंधी हुई है ट्रंप की, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। और आज तो कमाल ही कर दिया ट्रंप ने। ये प्रोफेसर साहब खड़े हैं मेरे बगल में, सोचिए मैं ट्रंप हूं, ये शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग उठ के गए और ट्रंप साहब ने इनका वो खोल लिया पेपर, क्या लिखा, मतलब काहे में से बोल रहे थे, क्या लिखा, नोट्स पकड़ लिए उनके, शी जिनपिंग के नोट उठा लिए, दिखाऊंगा वो तस्वीर आपको थोड़ी देर में। वो समझ नहीं पाए होंगे। हम समीर Whatever, लेकिन ट्रंप कमाल है। लेकिन चलिए कि हिंदी नहीं समझ पा सर, रहे इस पर आगे हम लोग बात करेंगे और डिटेल में, लेकिन अभी जो इससे पहले एक खबर हम लोग कर रहे थे ना, उस पर एक राउंड डिस्कशन नीट पर होना जरूरी है। समीर जी, शिक्षा मंत्री का बोलना जरूरी भी था, इस पर आता हूं सर। शिक्षा मंत्री का बोलना जरूरी भी था, उन्होंने अब इसकी एग्जाम की प्रक्रिया में भी बदलाव का ऐलान कर दिया है, और यह भी बताया है कि भाई इसके पीछे जो है वो कौन सा तंत्र है जो काम करता है, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को अब जाके इस बात की जानकारी मिली है कि इस एग्जाम में एक बड़ा माफिया गिरोह काम करता है, और उनको लगता है कि अब सीबीटी पे शिफ्ट हो जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो बिल्कुल अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और पूरा मतलब शिक्षा में व्यवस्था में रामराज्य आ जाएगा, सब बिल्कुल साफ सुथरा होगा। इतने लंबे समय से आप शिक्षा मंत्री हो, 2014 से केंद्र में मोदी सरकार की सरकार है, और लगातार पेपर उसके पहले लीक होते रहे, उसके बाद भी तमाम ऐसे मौके आए लीक होते रहे। क्या उसके लेकर कोई हाई लेवल कमेटी बनाई थी? जो कमेटी ने जो रिकमेंड किया था, उस कमेटी का रिकमेंडेशन को सरकार ने तत्काल माना था, उस रिकमेंडेशन को सरकार तत्काल मान लेती, और पहले ही गलती में अगर सरकार उसके बाद हुआ है, उसके पहले भी एक बार कहा गया था कि भाई अगर आप इसको सीबीटी करोगे तो इसके अंदर अनियमितता जो होती है वो कम होगी। ठीक है, सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी शायद मेरे अंदाज से, उन्होंने इसका रिकमेंडेशन दिया था। मुझे लग रहा है कि सरकार देर आई है दुरुस्त आई है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि भाई अब भविष्य में इस तरीके से ना हो। आपने ठीक है इस बार घोषणा कर दी कि 21 तारीख को फिर से पेपर होगा, लाखों बच्चे इसमें जुड़े रहते हैं और उनका भरोसा टूटता है। यह सुनिश्चित करे केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री कि भविष्य में पेपर भी लीक नहीं होंगे, और व्यवस्था इतनी पारदर्शी इतनी बेहतर होगी कि बच्चों का उसके ऊपर भरोसा बना रहेगा। मुझे लगता है कि आज शिक्षा मंत्री ने पत्रकार वार्ता ली,
थोड़ा लेट लिया उन्होंने, वो तत्काल लेकर अगर तमाम चीज़ों का जवाब देते तो छात्रों का भरोसा भी बना रहता। लेकिन ठीक है, उन्होंने समय आते कहा और सरकार बड़े कदम उठा रही है। मुझे लगता है इसका आने वाले उन्होंने समय एक में बात असर और देखने कही को है, मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नीट पेपर में गड़बड़ी एक सामाजिक चुनौती है। मतलब वो बेसिकली कह रहे हैं कि भाई इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें और ये वो हम ही लोगों के बीच में वो लोग भी हैं जो कि इसमें चोरी करते हैं। सौरभ तब तो फिर ये कह देना कि हम ही लोगों के बीच में डकैती लोग करते हैं तो होम मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। भाई सब लोग सामाजिक सुधार में लगे रहें, ऐसा नहीं है। देखिए दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है जब एकेडमिशियन में ये बात कर रहा हूँ बिना राजनीति से लिए हुए, कि OMR पेपर में कम से कम गड़बड़ी के कम चांसेस होंगे। जब कंप्यूटर से आधार पर होता है तो कंप्यूटर तो पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है क्या? और JRF के एग्जाम नहीं होते हैं? और आप जरा कहानियां उसकी सुनिए, जरा हॉस्टलों में कहानियां सुनिए कि कैसे JRF में कैसे फ्रॉडगिरी होती है और कैसे फेक तरीके से कॉम्प्रोमाइज इसका जो उदाहरण है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जेई है। मैं जेई का पेपर ऐसे जेई के पेपर की तर्ज पर कराने की रिकमेंडेशन थी। देखिए नहीं है बहुत, हम लोग जब आपको कह रहे हैं तो उसको गंभीरता से आप लीजिए इस चीज को। नहीं आप कह रहे हैं तो कोई मान रहा हूं। हम रोज इसको देखते हैं और कहा भी नहीं जा सकता है। ऑप्शन क्या है सर? कंप्यूटर बेस्ड नहीं करना, OMR बेस्ड नहीं करना, तो फिर क्या करेंगे? उसका एक ही उपाय है, आप ये सारा एग्जामिनेशन NTA बेशक कराएं, आप यूनिवर्सिटी को इनको डेलीगेट कर दीजिए। यूनिवर्सिटी जब कराने लगेंगे तो वो सारे अधिकार, अभी आपको मालूम है कि यहाँ पर जितने अधिकार NTA के अंदर हैं 80% कॉन्ट्रैक्चुअल लोग हैं, 80% कॉन्ट्रैक्चुअल है। जो वो ठीक है, वहां से चले जाएंगे 2 करोड़ में बेच लें। स्कूलों में तो सेंटर बनाते हैं, स्कूल में सेंटर बनाते हैं, 2 दर्जन लोग एम्प्लॉई हैं के पास खाली। मैं फिर वो कहता हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब चीजें लीक क्यों नहीं होती हैं? ऐसे ही जगहों पर क्यों लीक होती हैं? इनको आप दीजिए ना। मैं आपकी बात नहीं काटता, लेकिन सर स्टेक्स की भी बात होती है ना। पता है यहाँ का इसके लिए लोग जो है लाखों रुपया देने के लिए तैयार है। पेरेंट्स भी तो तैयार हैं लाखों रुपया देने के लिए। बच्चे के पास थोड़ी 20 लाख रुपए होते हैं। सर एक बात, बाप देता है 20 लाख रुपया। सर एक चीज आप बताइए, कोई जब सेंटर जब आप अलॉट करते हैं तो जब NTA सेंटर अलॉट करती है जी, तो क्या उसके बारे में सारा फुल प्रूफ उसके जानकारी होती है कि एनीवे अब देखिए शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, वो जब वो कहते हैं ये सामाजिक चुनौती है तो वो यही कह रहे हैं कि भाई 100% फुल प्रूफ कोई चीज हो जाएगी तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि अगली बार से ये सुधार करेंगे, अगली बार से गड़बड़ियां ना हो। सर बहुत अच्छी बात है, मैं तो पहले भी समझता था, लेकिन अच्छा हुआ जैसे ही चुनाव की जिम्मेदारियों से फ्री हुए शिक्षा मंत्री जी, उनको ध्यान आया कि उनका पास मंत्रालय है। राजनीतिक तंज मत कीजिए सर। उस पर मंत्रालय में वो आए हैं। 3 तारीख को पेपर हुआ है, 12 तारीख को लीक हुआ है, 20 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ शिक्षा मंत्री का बोलना महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अकाउंटेबल लोग जो है ना, उसको सीधे सीधे से बात करें। ये बात सही है ना, ये उन्हीं की जिम्मेदारी, उन्हीं का विभाग है, ही इज द टॉप मोस्ट। बल्कि उनको कहना चाहिए था कि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोई कह देते तो उनका कोई इस्तीफा होना या नहीं होना तो इस पर निर्भर नहीं कर रहा। 21 तारीख को कैबिनेट की बैठक में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो महत्वपूर्ण काम यह है कि वो उसकी जिम्मेदारी लेते और कहते कि मैं इसके लिए जिम्मेदार खुद मानता हूँ अपने आप को, और इसमें सुधार। और ये कोई भी उम्मीद नहीं करता कि 100% मतलब ऐसा सिस्टम फुल प्रूफ सिस्टम बनेगा, लेकिन बेहतर सिस्टम हो, बेहतर सिस्टम पर काम हो। और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह से ये जब 21 तारीख को एग्जाम हो, 21 जून को, तो बेहतर तरीके से हो सके और क्या सुधार किए जा सकते हैं, थोड़ा सा उस पर कड़ाई से पालन हो। आपने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने जो सुझाव दिए उसको तो मानो। नहीं राधा सर पर्पस क्या रहेगा फिर? नहीं, मैं दुरुस्त कर देना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो राधा कृष्णन कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसको अक्षरशः लागू किया गया है। अब इसके बावजूद भी हुआ नहीं, उसकी तो रिकमेंडेशन थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। एक मिनट त्रिपाठी नहीं, देखिए सबसे पहले तो ये कि जब तक शिक्षा मंत्री जी इस शब्द के पीछे छिपे रहेंगे तब तक इसका भला नहीं हो सकता। हम कहें कि सामाजिक समस्या है, बस इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सरकार ने ऐसे ऐसे करके हाथ झाड़ लिया। एक लाइन की बात है ये। मैं वो स्टेटमेंट देख रहा था, वो स्टेटमेंट बता रहा है कि ये कह दिया गया है, ये किया जाएगा, कर लिया जाएगा, इसका कॉन्फिडेंस अभी शिक्षा मंत्रालय को नहीं है। और जहां तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या OMR शीट की बात है, दोनों अच्छे से हो सकते हैं, दोनों में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर है उसमें अगर हम
फुल प्रूफ सिस्टम करें तो अगर सीबीटी में गड़बड़ होगी तो उसको पकड़े आसानी से जा सकता है, यानी उसको जिसको कहते हैं ना कि हम ट्रैक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कहां से लीक हुआ, वो थोड़ा ज्यादा आसानी से हो सकता है। बाकी दोनों में गड़बड़। मूल बात यह है कि क्या हम इसको सामाजिक समस्या छोड़ के सरकार के तंत्र की समस्या मानेंगे, सिस्टम की समस्या। और एनटीए मैं जिस दर्शकों के एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है, मैं एग्जामिनेशन सेंटर में हूं और मेरे लिए अलग एक कमरे की व्यवस्था कर दी जाती है, जिसका उस समय जो है वो जो लगा रहता है ना कैमरा, उस समय हटा दिया जाता है और बाकी हमको रिपोर्ट कर दिया जाता है कि किस नंबर को कैसे टिक करना है। हमारे हाथ चलते रहेंगे और कोई और कंप्यूटर भी हमारे लिए काम करता रहेगा, वो ये सब हो जाता है। सवाल ये है, सवाल मैं फिर कह रहा हूं, सवाल महत्वपूर्ण है कि कितना कड़ाई से हम सारे लीकेजेस हैं उसको हम बंद एक बार कंप्लीट कर लीजिए फिर। मैं यही बता रहा हूं, क्योंकि मेरी जानकारी में जो आप कह रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन अगर आप किसी के कंप्यूटर को रिमोट लॉगिन भी लेते हैं, किसी को आप सजे तो भी वो ट्रैक हो जाए, पता चल जाएगा ना। अगर पकड़ना चाहेंगे इसमें तो पता ही नहीं लगेगा और सारी चीजें। सर, हम में से कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि ये आम तौर पर ब्रेक का समय हो गया। सर, ये पता ही नहीं लगेगा कि डिजिटल चोरी हुई है। डिजिटल फुटप्रिंट पकड़ना आसान है, आसान काम है। देखिए ब्रेक के बाद नहीं, चोरी हो जाएगी तब पकड़ लेंगे ना, पता लगेगा कि हो गई है तब। पैनल डिवाइडेड है इस बात पर कि होना चाहिए, लेकिन इस बात पर सामाजिक समस्या ही नहीं है। ब्रेक के बाद आप बोल दीजिए।